Hey everyone, we have completed till the chapter that is the President of India. We have done the PYQs from the Ghatna Chakra. Now, moving towards the next topic that is the Vice President of India. So, we have, you can see here, how many questions we are having from the topic Vice President. Let's try to solve this together. Okay, so पहले इसके नोट्स देख लेते हैं स्टार्टिंग में जो गिवन है द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड इन द लाइंस of the American Vice President. Okay, Vice President is next to the President of India, as we all know. So, article which is related to Vice President of India, that is the Article 63. Article 64 says what? Article 63 says that there shall be a Vice President of India, but Article 64 says that the Vice President as the ex officio chairman of the Council of States. Okay, ex officio chairman होता है ना Vice President Council of States का. ठीक है. Next is why acting as the president or discharging the function of the president. जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है लाइक इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और उसके फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा होता है देन द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा. तब वो लोकसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता. ठीक है. आर्टिकल 65 and he is not entitled to the salary or allowance payable to the chairman of India but the salary and allowance of the president. इसका मतलब देखिए इन शॉर्ट क्या है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पर काम कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट देन ही विल नॉट बी गेटिंग द सैलरी इन अकॉर्डेंस विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. उसको चेयरमैन वाली सैलरी नहीं मिलेगी बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, तो ही विल नॉट गेट द सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. उस क्या क्या सैलरी मिलेगी वाइस प्रेसिडेंट को उस टाइम? द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, जो प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है वही मिलेगी जब तक वो परफॉर्म कर रहा है ड्यूटीज प्रेसिडेंट की इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. अब आते हैं ये, अब इलेक्शन पर आ जाते हैं. वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में यहाँ डिफरेंस हो गया. प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, बट हेयर इट इज नॉट द सेम केस. ठीक है, यहाँ पर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे राज्यसभा लोकसभा के और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे. ठीक है. According to the Article 66 Clause 1, the election of the President is held in accordance with the system of proportional representation. Proportional representation से ही elect होगा Vice President by the single transferable vote and voting is done by secret ballot. Secret ballot के through voting done की जाती है. ठीक है. अब है the eligibility. Eligibility क्या है? The eligibility for election as Vice President, he should be a citizen of India, have completed 35 years of age and should be qualified for election as a member of Rajya Sabha. ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट. सो दीज आर सम एलिजिबिलिटीज. अब आ जाते हैं नेक्स्ट. वाइस प्रेसिडेंट draws his salary 4 lakh per month in his capacity as ex officio chairman of the Rajya Sabha. If he is performing the duty of वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिस. अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट को एज अ वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं मिलती. वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. हाँ, वो उसके द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फिक्स्ड एनी इमोल्यूमेंट्स एंड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन द कैपेसिटी. कोई इमोल्यूमेंट्स नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के लिए. अब अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 क्या कहता है? वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. ठीक है, 5 साल का टर्म होता है. उसके बाद अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? आर्टिकल 67 क्लॉज ए सेज दैट वाइस प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा. ठीक है, रिजाइन हिज ऑफिस. अगर ऑफिस रिजाइन करेगा वाइस प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज ए सेज दैट, ठीक है, तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा. ओके.
Next, according to Article 67 clause B, he can be removed by a resolution of the Rajya Sabha. He can also be removed. ठीक है, अब वो कैसे remove होगा? एक resolution pass करेगी राज्य सभा by the absolute majority and agreed by the लोक सभा, absolute majority के साथ, और agree होना चाहिए कौन? लोक सभा। ठीक है, अब ये कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं PYQ। The Vice President of India is elected by the members of an electoral college. अब ऑप्शंस पढ़िए, only elected members of, नहीं, अभी हमने पढ़ा था ना, elected and nominated both members, all the members of both houses of parliament. Yes, ये आंसर है। ठीक है, so according to article, अब ये article 66 clause 1 says that the vice president is elected by the members of electoral college and us consisted of members of both houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha also. ठीक है, by the proportional representation by means of single transferable vote. अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये होता क्या है अच्छे से समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। ठीक है, उसमें वी विल बी डिस्कसिंग दी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये सारी मेजॉरिटीज उसमें डिस्कस करेंगे अलग से, बट एक सेपरेट चैप्टर, सेपरेट लेक्चर में। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, सेम क्वेश्चन आ गया। अब ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन था, ये है उत्तराखंड पीसीएस प्री का। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? द पीपल नो दे आर इलेक्टेड indirectly. Vice President of India is elected indirectly. तो people तो नहीं होगा कहीं से। The electoral college which elects the president, no, same नहीं है। same क्यों नहीं है? Because in the election of vice president, the electoral college consists what? ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड भी आ जाते हैं उसमें, नॉमिनेटेड भी आते हैं। वाइल इन केस ऑफ प्रेसिडेंट उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में। तो इलेक्टोरल कॉलेज दोनों का अलग अलग है, उसमें नॉमिनेटेड भी आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, और इसमें ओनली इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट में। तो ये गलत हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर, द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? सेम वही मतलब इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं। बाय डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन, नो। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नो। थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय एमपी और एमएलए एंड एमएलए ऑफ विधानसभा, नो। थ्रू इलेक्शन ऑफ बाय द एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा की तो था, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आ गए। तो ये कौन सा आर्टिकल में दे रखा है इलेक्शन का? आर्टिकल 66 क्लॉज 1। ठीक है, इसमें हाउ इज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सेम वही क्वेश्चन, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 1 and 2 दे रखा है, 1 and 3 दे रखा है, 1 2 and 3 दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है। इसका आंसर क्या होगा? बट देखिए, आंसर होगा इसका ए, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये दोनों होते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज यहाँ दे ही नहीं रखा एक्सप्लेनेशन। अब ये हम सब पढ़ते आए ना, उसी में दे रखा है, वही क्वेश्चन है। चलिए, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? ये कितना मतलब फैक्चुअल डेटा है, ये शायद ही किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, बट ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने अच्छे से इसको, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन है, इसका आंसर है 788। एज पर आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फॉर एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? वही इलेक्टेड मेंबर्स, वही सब दे रखा है। 233 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा थे, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्रेजेंट थे उस टाइम, 543 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो इनका टोटल मिला के 788 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी कि हमारे एट प्रेजेंट उस टाइम पर मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने थे, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कितने थे। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा वो सब देने थे, मेंशन करने थे, उनका टोटल करके लिखना था यहाँ पर।
और कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया गया। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो वी वुड बी गेटिंग द आंसर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, like the election of the president, the election of vice president is indirect। ये सही है? Yes, it is quite correct because president is also elected indirectly and vice president is also elected indirectly. So this option is correct. The member of the state legislature play an important role in the election of, no, wrong। अब इसका explanation देख लेते हैं। According to Article 54, the president shall be elected by the members of an electoral college। अब ये president का देखिए, Article 54 is all about the election of the president and Article 66 clause 1 is all about the election of vice president। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पहले प्रेसिडेंट को दे रखा है तो 54 आर्टिकल जो है इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है तो आर्टिकल 66 क्लॉज 1, तो बाद वाला आर्टिकल दैट इज 66 इज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। अब आगे पढ़ते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, अब इसमें वही बताएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होता है। तो हाउ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे नहीं है। देखिए आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ PR by means of this STV single transferable vote, and voting at such election shall be done by secret ballot। ठीक है, secret ballot। So thus the president and vice president election is held in accordance with this। ठीक है, सिस्टम तो सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट। तो ये भी करेक्ट है। So the statement 1 is correct while 2 is incorrect। अब 2 में दे के रखा था the member of the state legislature, no, state legislature vice president के इलेक्शन में they do not take the part। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in order to be eligible for election as vice president a person must be qualified for election members of the upper house। कौन सा अपर हाउस? राज्यसभा। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ रखा है, ये करेक्ट है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हाँ, मुझे तो दोनों सही लग रहा है, बोथ ए एंड आर। अब देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के, वो क्या होते हैं? दे आर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ही शुड बी एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना। जहाँ जिस हाउस में उन्हें बैठना है उसके मेंबर होने की एलिजिबिलिटी तो उनके पास होनी चाहिए ना। जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो उसके बाद उनके पास एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, इसलिए उनकी क्वालिफिकेशन में दे रखा है दैट दे आर क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, एज वी ऑल नो। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इससे रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दैट अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट if he is a citizen of India। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में क्वालिफिकेशंस दे रखी है वाइस प्रेसिडेंट की, याद रखिएगा। एंड एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि राज्यसभा के लिए। एंड आर्टिकल 64 प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज, और आर्टिकल 64 क्या कहते हैं? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट is the ex officio chairman, that is the chairman of the Rajya Sabha। Article 64 says that vice president is the chairman of the Rajya Sabha। ठीक है, इसीलिए उनकी क्वालिफिकेशन में राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यस, he is elected by the members of electoral college consisting of both houses of parliament। yes, ऑप्शन इसका सी है 1 and 2। हमने इससे रिलेटेड आर्टिकल देख लिया, आर्टिकल 64 में दे रखा था ना ये। आर्टिकल 64 क्या कहता है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, दैट इज 1, इट्स जस्टिफाइड द स्टेटमेंट नंबर 1। देन आर्टिकल 66 क्लॉज 1 सेज दैट इट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, आर्टिकल 66 क्लॉज 1
और आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में क्वालिफिकेशंस दे रखी है किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। नहीं हाँ हाँ क्वालिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, बीपीएससी में क्वेश्चन था ये। ओके, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मैं इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हेयर द एज मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स। करेक्ट है ये तो। प्रेसिडेंट, अब यहाँ प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रेसिडेंट की एज के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एज की, टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 35 ईयर्स। Correct. Vice President is the chairman of Rajya Sabha. It is also correct. Vice President is appointed by the President. No, it is not appointed by the President of India. It is wrong. हमें आंसर मिल गया। First President of India was Dr. Rajendra Prasad. It is correct. So, according to the Article 66, the Vice President is elected by the members of Parliament by proportional representation by the single transferable vote. इसको हम अलग सी वीडियो में पढ़ेंगे। Which of the following statement about the Vice President of India are not correct? इसमें भी इनकरेक्ट बताना है। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त while reading the question हमें को ये ध्यान रखना चाहिए that ये हमसे जो वर्ड है ना करेक्ट और इनकरेक्ट ये मिस नहीं होना चाहिए। अब इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो शायद वी मिस द नॉट वर्ड हियर, और जैसे ही नॉट मिस हुआ वैसे हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को बड़े अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, काफी सारे, अक्सर कर। क्वेश्चन नंबर 1, इन ऑर्डर टू द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। करेक्ट। नो, हाउस ऑफ पीपल नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट होता तो ये करेक्ट होता, ये गलत है। ठीक है। दूसरा है अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट होता तब ये करेक्ट होता। हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा होता है ना, लोकसभा के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए, उनको राज्यसभा के लिए होना चाहिए, आगे जाकर उनको चेयरमैन बनना है राज्यसभा का। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कैंडिडेट, कैन नॉट बी, कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ दिस ऑफिस, ये भी सही है, ये सही है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द टर्म ऑफ, ये भी सही है। He can be removed through a formal impeachment. No, there is no process of impeachment for the removal of vice president. So इसके जो गलत options हैं वो हैं 1, instead of house of people यहाँ council of states होना चाहिए था, and 4, he can not be removed by the process of impeachment. तो इसका statement पढ़ लेते हैं। Statement 1 and 4 are wrong. Article 66 clause 3 clause 6 and Article 67 clause B. According to the Article 67 clause B क्या कहता है, Vice President may be removed his office by the, अभी हमने पढ़ा था ना, by the absolute majority, he can be removed by the absolute majority। तो यहाँ impeachment कहाँ से आ गया, impeachment में अलग majority होती है, special majority होती है। No resolution for this purpose shall be moved unless 14 days prior notice। ठीक है, 14 days prior notice जाएगा, उसी के बाद में ये रेजोल्यूशन मूव हो सकता है। क्या रेजोल्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। ठीक है, ये दे रखे हैं, वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन बाय द काउंसिल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बाय मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी से 14 डेज प्रायर पहले 14 डेज प्रायर नोटिस जाएगा, उसी के बाद ये रेजोल्यूशन मूव होगा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 66 क्लॉज 3 क्लॉज C। इसमें दे रखा है टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 13। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि इफ
सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ है, मतलब दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द मैनर विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ भी उसमें माल प्रैक्टिसेस वगैरह हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, वहाँ उसी टाइम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपने पोजीशन से, अपने पद से हट जाना है फिर। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अगर इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। मान लीजिए आप वॉइड हो गया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया उनकी पोस्ट से। ठीक है, अब द एक्ट डन बाय हिम एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसीडर्ड वैलिड। उनके थ्रू जो एक्ट किया गया था, अब जैसे मान लीजिए 2005 में इलेक्शन हुआ वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया इन द ईयर, अब उन्हें 2005 से 2010 तक तो रहेंगे ना, टर्म 5 ईयर होता है ना, तो 2005 से 2010 तक तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। बट इन बिटवीन दैम, बिटवीन दिस पीरियड, अगर मान लीजिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब तो 2005 से 2007 तक तो ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ना, सो इनके थ्रू कुछ लॉज वगैरह पे रेटिफाई किए गए होंगे, जो भी हुआ होगा, तो क्या वो सब वैलिड रहेगा इनके रिमूव होने से पहले? मतलब 2005 से लेके 2007 तक इन्होंने जो भी इनके थ्रू किया गया है, दी एक्ट, जो भी एक्ट इनके थ्रू किए गए हैं वो सारे वैलिड रहेंगे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कहता है the act done by him as vice president on the day of such declaration are not considered valid। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस दौरान इन्होंने जितने भी जो भी एक्ट इनके थ्रू किया गया है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन डी। ऐसा नहीं है कि उनके हटने के बाद उन्होंने अभी तक जो भी एक्ट किया है या कुछ भी किया है वो सारा इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, वो वैलिड ही रहेगा, बस उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वाइट ए ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएस। देखिए, पैटर्न हैज बीन चेंज्ड नाउ, दे आर आस्किंग मच, दे आर गोइंग इन मच मोर डिटेल्स नाउ। ठीक है, सो आर्टिकल, एज पर आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 क्लॉज 2 कहता है दैट इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय। सो इसमें देखिए सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ क्वेश्चन में तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, बट जनरली इसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों की बात की, दोनों के इलेक्शन की बात की गई है। ठीक है, दोनों का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, अगर उसे लगता है कि आज सही तरीके से नहीं हुआ है, कुछ मैल प्रैक्टिसेस वगैरह हुई है इन द इलेक्शंस, तो वो कर सकते हैं। अब तो वही बोल रहा है ये, द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। उनके हटने से पहले जो भी एक्ट वगैरह हुआ है वो सब वैलिड ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, has no formal function attached to his office, discharges the function of the president during his absence, act as the president if the president resign or removed or dies। तो ऑल 4 आर करेक्ट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, पहली बात तो ये सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया है वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा, नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, कोई भी फॉर्मल फंक्शन के ऑफिस से अटैच नहीं है। डिस्चार्जेस द फंक्शंस, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था ना, ही आई थिंक शॉर्ट नोट्स में पढ़ा था, ही डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, रिमूव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट if vice president of India has to discharge the duties of the president of India in his absence due to some reason, किसी भी रीजन से अगर प्रेसिडेंट की एब्सेंस है तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटीज हैं? ठीक है, इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। नो, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की एब्सेंस में काम कर रहा है अंडर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इफ ही डिस्चार्जेस द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो फिर
काउंसिल ऑफ स्टेट की एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट चेयरमैन काम नहीं करेंगे, ठीक है। In this duration, Vice President will get the emoluments of President. It is correct. In this duration, if Vice President resigns, then Chief Justice of India will perform the duties of the President. It is quite true. So second and third is correct. So option would be C. तो देखिए, अगर प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करे उनका ऑफिस, तो क्या क्या कंडीशंस, उनको एम्योल्यूमेंट्स जो है वो सारे प्रेसिडेंट जैसे मिलेंगे, और उस दौरान वो अपनी ड्यूटीज एज अ चेयरमैन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर प्रेसिडेंट को कुछ अगर इफ वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस, अगर उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vice president may be removed from his office by a resolution of council of state, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए प्रायर 14 डेज बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यसभा पास करेगी। दिस इज गिवन इन द आर्टिकल 67 क्लॉज बी, ठीक है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अभी और ये जो ऊपर हमने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज गिवन इन द आर्टिकल 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन नो राज्यसभा ओनली, ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं, गिवन इन द आर्टिकल 67 क्लॉज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 18, which one of the following is presided over one who is not its member? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। अब लोकसभा, who presides the लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब इसमें इसका मतलब है कि आप आपको ये बताना है कि वो प्रिसाइड भी करते हैं इस चीज को, है ना, इन चारों में से हो सकता है, बट इसके मेंबर भी नहीं होते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं दैट इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। विधानसभा को भी जो प्रिसाइड करते हैं वो भी मेंबर होते हैं विधानसभा के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो द मेंबर्स। अब क्या है, राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करता है? वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स द राज्यसभा, ठीक है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। he should be eligible for the membership of the राज्यसभा, बट वो मेंबर होते नहीं है राज्यसभा के। तो इसमें ये पूछा गया है, मतलब मेंबर नहीं है बट नॉट इट्स मेंबर, बट प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर नहीं है बट ही इज प्रिसाइडिंग द राज्यसभा। Next question, among the four pairs given below, which one consists of a correct combination of dignitaries who became vice president after having held diplomatic post of ambassador and high commissioner? ये आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड वीवी गिरी। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये प्री का क्वेश्चन है यूपीएससी 1993 का। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was an ambassador to the USSR from 1949 to 1952, ठीक है, and VV Giri was the higher commissioner to Sri Lanka from 1947 to 1950. आगे बढ़ते हैं। Which one of the following has held the office of the Vice President of India? Mohammad Hidayatullah, yeah, he was the Vice President of India in 1979, I think. 1979. Fakhruddin Ali, no, he was not the vice president. Neelam Sanjeeva Reddy, no, he was not. Shankar Dayal Sharma, yeah, he was the vice president of India in the period 1987. ये मैं यहाँ से देखकर बोल रही हूँ, मुझे भी याद नहीं है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह was 6th vice president of India from 1979 to 84 तक ये रहे थे। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा was from the period of 1987 to 92. 2008 का क्वेश्चन है ये, आईएएस का, यूपीएससी का। Which one of the following statement is not correct बताना है, ठीक है। The constitutional amendment bill has to be passed by both houses of parliament separately with special majority.
Second option is constitutional cases in Supreme Court is heard by the minimum five फाइव जजेस, मिनिमम 5 जजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो ये तो तीनों तो सही लग रहे। जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट, नो, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन वाज नॉट द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पता है मुझे, ठीक है। तो बाकी सारे बाकी सारे करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, जाकिर हुसैन नहीं है। और एक लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से पास होना चाहिए सेपरेटली विद कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनने के लिए एटलीस्ट 5 मिनिमम जजेस की बेंच होनी चाहिए। थर्ड वन इज फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये है फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 22 is the serial number of Mr. Mohammad Ansari as Vice President of India is। मोहम्मद अंसारी कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया, इंडिया के 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी लिस्ट देख रखी, यू कैन गो थ्रू विद इट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, इसके पीवाईक्यू बहुत सारे हैं। आई थिंक देर आर 82 PYQs, ठीक है। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल, ऐसे करके हम घटना चक्र कवर करेंगे बिफोर द प्रीलिम्स, ठीक है, बिफोर द प्रीलिम्स ऑफ UPPCS। So keep on watching. If you like the video, hit the like button. Then if you do not like the video, then please feel free to give your feedback. Thank you so much.